आज अपन लोग सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशंस, है ना। इसको सीखते हैं तो कैसे सीखोगे भाई, कैसे सीखोगे ध्यान देखो, है ना। देखो मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, किसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होता है, वो सिंपल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और दूसरी क्या होता है भाई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसी के ऊपर जो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, 3। कौन कौन से, ध्यान से देखो। पहला कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं बात करूं, वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझो, a1/a2 क्या है, जैसे मैंने लिख लिया 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और एक ले लिया भाई 5x प्लस 7y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 कैसे डिफाइन करोगे भाई, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसको कहोगे a1, जो पहली इक्वेशन से यहाँ से, है ना। a1 इक्वल टू क्या है 2, है ना। b1 इक्वल टू क्या है 3 और c1 इक्वल टू क्या है 5, है ना। ऐसे a2 इक्वल टू क्या है 5 और b2 इज इक्वल टू क्या है 7 और c2 इज इक्वल टू क्या है 8, ठीक है ना। तो अपन लोग डिफाइन करते भाई a1/a2 क्या नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो पहली बात चेक करो, देखो a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 5 है ना। और b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 7। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया भाई, इसको क्या कहेंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन सिस्टम हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद बेटा दूसरा आता है, उसको समझो। दूसरा आता है भाई, वो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। इस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको कहते हैं भाई इन्फिनिटी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। दो चीज़ होता है, एक होता है इन्फिनिटी सॉल्यूशन और दूसरी इसी को या कहते हैं मेनी सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशंस। आर यू गेट इट माई पॉइंट। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं भाई ऐसे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक है भाई 8x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। चेक करो भाई, देखो 2/8 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 5/15। तो अगर कट करें तो ये देखो 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको लेके देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इसके पास इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे भाई, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पहला केस क्या होता है, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन सिस्टम हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन इट्स हैव मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है मेरी बात। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद तीसरा आता है बेटा, वो क्या होता है, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा केस कहीं तुमको मिलता है तो कहोगे भाई नो सॉल्यूशंस। क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशंस। क्या बोलोगे भाई, नो सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया भाई 2x प्लस 3y मान लेते हैं, 2x प्लस 5y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं भाई 4x प्लस 10y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर तुम कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर। तो देखो भाई a1/a2 है 2 अपॉन क्या है 4 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 10/9। देखो ये तो कैंसिल समझ में आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है,
लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 10/9। ऐसे केस में तुमको जो मिलेगा भाई वो क्या मिलेगा, ऐसे केस में तुमको क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा कि भाई नो सॉल्यूशंस। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इन्हीं को जो होता है बेटा, यही जो होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है भाई इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है ना। इन्हीं दोनों को भाई कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इन्हीं को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, कंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके पास एटलीस्ट यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। इट इज़ द कंपलसरी पार्ट ऑफ द कंसिस्टेंट। आर यू गेटेड माई पॉइंट। चलो अच्छा, अगर मान लो भाई हमने पढ़ा कि भाई नो सॉल्यूशंस, क्या पढ़ा, नो सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशन के केस में इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में कहे कि कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब दो चीज़ बता रहा है, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर बोले क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन चेक करो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मेरी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। अच्छा, इसी बात बेटा आता है, इसी के बाद आता है एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन। वो क्या होता है, वो अगर मान लो मैंने ऐसे लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अगर कहीं तुमको लीनियर इक्वेशन मिले और वो कांस्टेंट टर्म 0 मिले, है ना, क्या मिले भाई, कांस्टेंट टर्म 0 मिली, तो उसको अपन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। इस केस में बेटा जो होता है वो केवल एक चीज़ बताता है कि भाई इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। यहाँ से या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। मतलब कुल मिला के बाद तुम ये बोल सकते हो सर इसको इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो। तो अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो उसको केवल कंसिस्टेंट की कंडीशन रखते हैं और उसको इनकंसिस्टेंट की कंडीशन पे नहीं रखते हैं। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। मैं एक बार समराइज करता हूँ, देखो एक समराइज करता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसको कहेंगे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में भाई नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। मेरी बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं बेटा कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसको क्या कहते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई। होमोजीनियस समझ में आ गया, इसको कहते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही, अच्छे समझ में आ गई है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 वेदर द फॉलोइंग कंडीशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अपने को कंडीशन देखो, क्वेश्चन दे रखा है 3x + 2y इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y और इक्वल टू 7। इस ऐसे अगर तुमको दिया रहेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये 5 को हमेशा एक ही साइड रखोगे, मतलब इसको ऐसे लिखोगे। देखो इसको ऐसे ही लिखोगे, देखो ध्यान देखो, इसको लिखोगे 3x + 2y और -5 इक्वल टू 0। इसको लिखोगे 2x - 3y और -7 इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो इसको क्या बोलोगे भाई, e1 की वैल्यू क्या है 3
B1 की वैल्यू क्या है 2, क्या है 2, और C1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5, A2 की वैल्यू क्या है भाई 2, और B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 7। चेक करो भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2, चेक करो देखो कंसिस्टेंट के टर्म में। देखो A1 की वैल्यू क्या है भाई 3, और B2 की वैल्यू क्या है 2, और B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। इसका मतलब इसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखोगे भाई, यूनिक सोल्यूशन, और आगे बढ़ने की ज़रूरत तुमको नहीं है, यही कंसिस्टेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। चलो कुछ और इसी में सीखते हैं, है ना, कुछ ही और सीखते। एक क्वेश्चन और है भाई, ऐसे भाई ये लग जाए। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है, वेदर द वैल्यू ऑफ के, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5, और दे रखा है 3x + ky + 15 = 0 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन पूछ रहा है, नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देखो, x + 2y और -5 = 0, और तो ये ऐसे रहेगा 3x + ky और +5। तो कह रहा है कि भाई देखो पहले क्या केस पूछ रहा है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की केस क्या होती है भाई, U1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। देखो लगाते हैं A1 की वैल्यू, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो A1 की ये, और A2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इक्वल टू B1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर K है। तो मल्टीप्लाई करोगे, K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा, इसके पास नो सॉल्यूशंस होंगे। मेरी बात समझ, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे भाई, क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, कि मतलब क्या होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशंस। के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, उस केस में क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। चलो अच्छा, इसी में एक चीज़ और समझते हैं बेटा, वो क्या समझते हैं भाई, कह रहा है कि नो सॉल्यूशन का केस क्या है। इसी में अगर नो सॉल्यूशन की केस समझें, है ना, किसकी, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन केस क्या कहता है भाई, दे यहाँ से देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा भाई, देखो अभी हमने लिखा था 1/3, क्या लिखा था 1/3 नॉट इक्वल टू क्या था भाई 2/K, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, क्या था 1/3 इक्वल टू 2/K और नॉट इक्वल टू, देखो इक्वेशन क्या है भाई 15 -5/15। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देखो चेक करो, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी भाई 6 आएगी, क्या आएगी 6 आएगी, और इधर से भाई इन दोनों, पहले इन दोनों को इक्वेट करोगे तो K की वैल्यू 6 आएगी, इन दोनों को इक्वेट करो 2/K और नॉट इक्वल टू -5/15। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 और इधर 3, ठीक है ना। तो K नॉट इक्वल टू 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। क्या मतलब हुआ भाई इसका, अपने पास कंडीशन कहता है भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो K की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। K की वैल्यू -6 में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है अपन लोग क्या लिखेंगे भाई, K की वैल्यू 6। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और यहाँ पर होना चाहिए नॉट इक्वल टू C1/C2। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तभी कंडीशन होगी नो सोल्यूशन की, है ना। अगर यहाँ पर जैसे तुम -6 रख दोगे तो वो नॉट इक्वल में हो जाएगा, तो ये यूनिक सोल्यूशन में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, वो यूनिक सोल्यूशन में चला जाएगा। हमको इक्वल दिखाना है, अगर हम K की वैल्यू 6 रख देंगे तो उसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन, देखो अभी देखो ये 1/3 था इक्वल टू 2 अगर हम 6 रख देंगे तो ये देखो आ गया कि नहीं आ गया 1/3। अब यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, ध्यान देखो -5/15। अब यहाँ पर -5/15 है, तो ये कैंसिल होकर के क्या जाएगा 1/3, लेकिन माइनस में आ हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है ना, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस रखेंगे तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम केवल इस कंडीशन ध्यान रखें कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। पहले दोनों टर्म का जब कंपेयर करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, और दूसरे और तीसरे का टर्म का कंपेयर करेंगे तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, सर कैसे होगा नहीं समझ में आया। फिर से बताता हूँ, देखो
हमने जब सॉल्व किया तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो वहाँ से की वैल्यू 6 आई है, जो कि उसके लिए परफेक्ट है। जैसे हम 6 रखेंगे की के जगह पे, वैसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 उसको इक्वल नहीं होना है, तभी वो नो सोल्यूशन के केस में जाएगा। क्लियर है? चलो, खूब अच्छे तरीके से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। वो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। देखो दे रखा है, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं। देखो दे रखा है भाई 4x + 5y = 0 और दे रखा है kx + 10y, है ना, = 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, हैज़ ए इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी सोल्यूशन मतलब क्या हो गया भाई, पहली बात तो ये होमोजीनियस है। क्या ये होमोजीनियस? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म था ही नहीं। इसका मतलब इसके पास 2 सोल्यूशन होंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि की वैल्यू निकालना है इन्फिनिटी सोल्यूशन से। तो इन्फिनिटी सोल्यूशन क्या होता है भाई, वही भाई यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना, C1/C2। देखो A1 की वैल्यू 4 है और A2 वैल्यू क्या k है, इक्वल टू 5/10, और ये 0/0 तो है ही, तो इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8। तो इस केस में भाई इसके पास इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। क्या होगा भाई, इन्फिनिटी सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं तुमको एक चीज़ में बताना भूल गया बेटा, इस वाले फॉर्म में ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया। यूनिक सोल्यूशन इसका ग्राफिकल फॉर्म में अगर समझें, किसके फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। ध्यान देखो, ग्राफिकल अगर फॉर्म में समझें तो पहला होता है यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, ये होता है ना। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर मान लो 2 लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y और प्लस c1 = 0 और दूसरी वही a2x+, ये ग्राफिकल फॉर्म को समझते हैं। क्या, किस फॉर्म को, ग्राफिकल फॉर्म को, है ना। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो समझ में आएगा। हम ले लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म। किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म इसको समझते हैं, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको समझते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसको अच्छा लगेगा। इसके फॉर्म में हमने पहला लिया था यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन 2 इक्वेशन है, तो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये हमने 2 लीनियर इक्वेशन लेट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करें, यूनिक सोल्यूशन कहता है भाई 2 लीनियर इक्वेशन होगा, कह रहे हैं इसके पास तो एक सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। 1 सोल्यूशन तो रहेगा ही, ठीक है ना। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है भाई, इसमें अगर कोई 2 इक्वेशन होगी तो एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन कोई ऐसे स्ट्रेट ही रहेगी। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसी को कहेंगे भाई यूनिक सोल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। अगर तुमको कहीं दिखे कि 2 लीनियर लाइन एक दूसरे को किसी भी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है ना, एक दूसरे को कट कर रही है, तो वहाँ पर तुमको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे तुमको कहीं दिखेगा तो समझ जाना कि भाई इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, इसको ग्राफिकल फॉर्म में है, ठीक है ना। दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये दूसरी बात इसमें समझो भाई, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ इसमें समझो भाई, दूसरा सोल्यूशन हमने पढ़ा था वो क्या था, मेनी सोल्यूशन। तो मेनी सोल्यूशन में क्या होता है भाई, मेनी सोल्यूशन में क्या होता है इसको समझो। मेनी सोल्यूशन कहते हैं भाई a1/A2 इक्वल टू b1/B2 इक्वल टू c1/C2, ये तो कहता है। तो अगर इसका ग्राफिकल फॉर्म बनाएं तो बेटा होगा क्या, जैसे मान लो ये इस तरीके से अगर ग्राफ है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन ओवरलैप करती है। क्या करती है, ओवरलैप करती है। जैसे सपोज करो हमने एक लाइन ये बना दी इसी पे और एक लाइन ये बना दिया, दोनों लाइन हमने बना दिया। अब देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना, इसको कहते हैं, अगर ऐसा कहीं होगा तो इसको कहते हैं कोइंसाइड। क्या कहते हैं, कोइंसाइड। द लाइन ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन आर कोइंसाइड टू ईच अदर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर एक जगह कट करी, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कोइंसाइड मतलब होगा इसके पास मेनी सोल्यूशन होंगे। क्लियर है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम समझते हैं भाई,
तीसरी चीज़ समझते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो, तीसरी चीज़ समझते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बेटा तुमको बताया था नो सोल्यूशन। क्या बताया था? नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर मान लो बेटा इसको ग्राफिकल फॉर्म में बनाएं तो ये मान लो ये ग्राफ है ना, इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई लाइन एक ऐसी जाएगी तो दूसरी लाइन ऐसी जाएगी। ये तुमको कैसी लाइन दिख रही है? पैरेलल। बात समझ आ रही? जब नो सोल्यूशन होगा तो उस केस में बेटा जो लाइन होगी बेटा वो हमेशा पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है? देखो नो सोल्यूशन केस में लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब उसके पास यूनिक सोल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी या ओवरलैप करेगी तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे इन्फिनिटी सोल्यूशन। तीसरी चीज़ समझो इसी में, अगर लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करे ना ओवरलैप करे, इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल में है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई लीनियर इक्वेशन है तो इसके 3 मेथड होते हैं बेटा सॉल्व करने के। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। टोटल कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड सॉल्विंग टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है बेटा, है ना, एलिमिनेटेड मेथड, एलिमिनेटेड, ठीक है ना, मेथड। और दूसरा मेथड होता है भाई एलिमिनेटेड मेथड। तो दूसरा मेथड होता है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा क्या होता है भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर तुम CBSE बोर्ड में हो तो CBSE बोर्ड में यही दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटेड मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड जो बोलते हैं। और तीसरा वाला क्या बोलते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है ना, क्रॉस, ये तीनों मेथड कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही तीनों मेथड यूज करते हैं। तो ये जो क्रॉस वाला है ये CBSE बोर्ड ने हटा दिया है, स्टेट बोर्ड में है अभी, महाराष्ट्र जो बोर्ड होता है उसमें है, शायद इस बार वो भी शायद हट गया है, पहले था अभी हट गया है। तो हम लोग एक एक करके मैं तुमको तीनों मेथड पढ़ाऊँगा, तीनों मेथड तुमको सीखना है, ठीक है ना। एक मेथड करके बताते हैं। पहला मेथड होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है भाई? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है भाई? इसको पहले सीखते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? एलिमिनेशन मेथड।